मैं बंगाल में काम करने के लिए चला गया। बंगाल में जाकर मेरे लिए और भी ज़्यादा मुश्किलें आ गई और मुझे यहाँ पर आए हुए अभी 6 महीने ही गुजरे थे। इसलिए मैंने अभी भी अपने ज़िंदगी में कोई खुशियाँ भरने की कोशिश नहीं की थी। मैंने ना ही कभी किसी लड़की की तरफ नज़र उठाकर देखा और ना ही उससे पहले नौकरी करने की कोशिश की थी। लेकिन जब यहाँ पर आने के बाद मेरे कुछ दिन गुजरे तो जैसे मेरी ज़िंदगी में एक बहार सी आ गई। एक सुंदर सी बंगाली लड़की ने मुझे पसंद कर लिया था। वह उम्र में मुझसे बहुत छोटी थी, जवान थी और खूबसूरत थी। उसने मुझसे कहा कि वो मुझसे शादी करना चाहती है। मैं जहाँ पर नौकरी करता था वह भी वहीं पर मेरे साथ नौकरी करती थी। मैं बंगाल की एक फैक्ट्री में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम किया करता था और वह भी वहीं पर मेरे साथ काम करती थी। उसने कहा कि वो मुझसे शादी करना चाहती है और मुझे पसंद करती है। यह बात सुनते ही मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहे। मेरा दिल धड़कना मानो भूल गया था और मैं 7वें आसमान पे पहुंच गया था। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि बिजनौर के छोटे से गांव से निकलकर मामूली से काम में सेट होकर मैं एक बंगाली लड़की का पति बन जाऊंगा। यह तो आपको भी सुनने में अजीब सा लग रहा होगा कि मैं 35 साल का और वो 25 साल की जवान लड़की, उससे शादी करने पर मैं बहुत खुश हो रहा था। उस लड़की की उम्र 20 साल थी। मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशकिस्मती की बात थी। मुझ जैसे 25 साल के लड़के को एक 20 साल की जवान खूबसूरत लड़की मिल रही थी। 15 साल का फासला था। आखिर उसने मेरे अंदर ऐसा क्या खूबी देख ली थी जो मुझे पसंद कर लिया था। मेरे लिए यह मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ी खुश खबरी थी, क्योंकि मुझे गांव में तो कोई रिश्ता नहीं दे रहा था, इसलिए कि लोगों का यह कहना था कि दिनेश वहाँ जाकर बहुत बिजी हो गया है। दिनेश के पास ना तो टाइम है और ना ही इतना पैसा कि हम उसको अपनी बेटी दे सकें। अब उसकी उम्र भी ज़्यादा हो चुकी है और फिर ऐसे में इतनी कम उम्र, माता पिता की किस्मत में आखिर में सिर्फ मायूसी के सिवा कुछ नहीं बचता। बस बेटा, मेरे दिल का बोझ हल्का हो गया। अब कॉल बंद करती हूँ। माँ के रोने की आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही थी। यह बात तो माँ बिल्कुल ठीक कहती है। जब मैं पूनम से शादी कर रहा था तो मुझे बाकी लोगों को भूलना ही पड़ता। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। मेरे दिल में यह ख्याल आया कि इंसान को रोज़गार किस किस तरह से परेशान कर देता है कि उसे अपने अपनों को ही छोड़ना पड़ता है। मुझे लड़कियों का दर्द बहुत महसूस हुआ जो अपने माता पिता को छोड़कर अपने ससुराल की हो जाती हैं और फिर उन्हें वापस अपने ही घर जाने के लिए किसी की परमिशन की ज़रूरत होती है। फिलहाल मैं अपने होने वाली बंगालन पत्नी पूनम से बातें कही तो वो मेरे गले लग गई और मेरे गले लगाकर कहने लगी, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? क्या मुझे एहसास नहीं कि तुम एक इज़्ज़तदार परिवार से ताल्लुक़ रखते हो और मैं कौन सा अलग हूँ? मेरे भी परिवार का यही उसूल है जो तुम्हारे परिवार का है। मुझे तो खुशी है कि तुम इतने इज़्ज़तदार जज्बाती हो रहे हो। इसका मतलब यही है कि तुम फ्यूचर में मुझे भी इतना मोहब्बत करोगे, मुझसे इतना प्यार करोगे कि मैं सारी ज़िंदगी खुश रहूँगी। जाहिर सी बात है, जो लड़का अपने माता पिता की इज्जत करता है वही असल में असली मर्द होता है, जो अपनी पत्नी को भी मोहब्बत दे सकता है जो उसे चाहिए होता है। मेरी पत्नी की इतनी नरम दिली को देखकर मैं बहुत खुश हुआ था। मैंने उससे पूछा, क्या तुम मेरे माता पिता के पास जाने की परमिशन दे रही हो? तुम्हें पता है ना कि मुझसे तुमने कि शादी के बाद यहीं पर रहना चाहती हो? तो वह कहने लगी, अरे मैं बेवकूफ़ पति में
तुमसे यह कहना चाह रही हूँ कि तुम अपने माता पिता को यहाँ बंगाल बुला लो। वैसे भी वह घर पर रहकर क्या करेंगे? तुम उनके इकलौते बेटे हो। अब वह वहाँ पर अकेले रह गए हैं। तुम चाहो तो उन्हें यहाँ बुला सकते हो। तुम ही तो कहते हो अच्छे नहीं हैं, और ना ही उनके लोगों का और ना ही उन लोगों का बिहेवियर तुम्हारी फैमिली के साथ अच्छा है। तो फिर वहाँ पर अकेले रहकर तुम्हारे पेरेंट्स क्या करेंगे? तुम उनको यहाँ पर बुला लो। उनकी मौजूदगी में उनके सामने यहाँ पर शादी कर लेंगे। मेरी पत्नी पूनम के कहे हुए शब्द मुझे बहुत ही अच्छा लग रहे थे। मैंने अपने पेरेंट्स को यह गुड न्यूज़ सुना दी। मेरे पेरेंट्स के आने जाने का सारा खर्चा पूनम ने ही उठाया था। वैसे भी उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि वह मुझसे पहले से ही फैक्ट्री में काम कर रही थी। 18 साल की थी तब से वह इस फैक्ट्री में काम कर रही थी, और मुझे तो अभी फैक्ट्री में लगे हुए सिर्फ 6 महीने ही गुजरे थे, इसलिए मेरी सैलरी उससे कम थी। शायद पूनम को अपनी ज़िंदगी में ऐसा मर्द चाहिए था जो उसके साथ चलते हुए अच्छा लगे। वैसे मेरी उम्र 35 साल थी, लेकिन मेरी हाइट हेल्थ कम थी, इसलिए मैं भी कम उम्र का ही लगता था। मैं कोई आदमी नहीं, बल्कि कम उम्र का लड़का ही लगता था। बस गांव के लोगों को ही सोच ऐसी थी कि वो अपनी बेटी मुझे नहीं देना चाहते थे। खैर, अब तो मेरे पास एक ऐसी लड़की है जो मुझे बहुत पसंद करती थी और मुझ पर मर मिटती थी। मैंने अपने पेरेंट्स को 1 हफ्ते के अंदर ही बंगाल बुला लिया। यह सब देखकर तो हमारे रिश्तेदार भी हैरान रह गए थे कि दिनेश की किस्मत जाग गई है। उसने बंगाली लड़की से शादी करके अपने माता पिता को भी वहीं पे बुला लिया। मेरे पेरेंट्स जब यहाँ पर आए तो मेरी उनकी मौजूदगी में मेरी शादी हो गई। शादी वाले दिन मैं बहुत ज़्यादा खुश था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि यह सब कुछ हकीकत में हो रहा है या फिर कोई सपना है। मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि वह मुझ सिर्फ प्यार और इज्जत चाहती है। आज रात के 2 बजे रहे थे और वह मेरे सामने में मेरे कमरे में बैठी हुई थी। वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। वह किसी खूबसूरत गुड़िया की तरह लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मासूम सी सूरत मेरे सामने बैठी हुई है, और मैं भी बहुत स्मार्ट लग रहा था और कपड़े भी महंगे पहन रखे थे। लेकिन मैं था तो एक अनपढ़ ही। मेरी अनपढ़ होने का सबूत यह था कि मैं अपनी पत्नी के लिए जो गिफ्ट लिया था उसको मैंने एक सिर्फ छोटी सी थैली में रख लिया था। ना ही उसको बॉक्स में रखा और ना ही उसको पैक करवाया, जबकि उसके लिए पैसे लेकर आया हूँ। और मैं एक छोटा सा आर्टिफिशियल सेट भी उसने लिए थे। वैसे भी हम जैसे लोगों की फितरत कहीं भी जाकर नहीं बदलती। मैं भी ना सोते हुए पैसे अपने पास इसलिए रखे थे कि वह जो चाहेगी अपने लिए लेकर आ जाएगी। यह भूल गया था कि उसके पास तो पहले से ही बहुत सारे पैसे हैं। मेरी पत्नी के हाथ में पहले से ही एक छोटा सा बॉक्स मौजूद था। शायद वो भी मुझे कोई गिफ्ट देना चाहती थी। जब मैं उसके हाथ में वह गिफ्ट देखा तो अपने पैसे देने का इरादा बदल दिया। सोचा कि उसे पैसे नहीं दूंगा, लेकिन वह मेरे हाथ में थैला देख चुकी थी, जिसमें से एक में तो ज्वेलरी सेट और दूसरे में पैसे थे। वह मुझसे पूछने लगी, दिनेश इसमें क्या है? उसने मुझसे पूछा तो मैंने उसे बता दिया कि वो मैं तुम्हें देने के लिए लाया था। मैं ज्वेलरी सेट तो उसको दे दिया, उसे पसंद आया, लेकिन वह दूसरी वाली थैली को मैंने कहा कि इसे तुम कहीं पर रख दो, यह मैं तुमसे सुबह ले लूँगा। यह मेरा रोज़ का जेब खर्च है।
तो पूनम कहने लगी कि मुझे तो लगा था कि तुम मेरे लिए कोई स्पेशल गिफ्ट लेकर आए हो। वह ज्वेलरी सेट भी सिर्फ मामूली सा ही था। उसे अच्छा तो लगा था, लेकिन वह उसे देखकर ज़्यादा खुश नहीं हुई। मैंने उससे कहा, माफ़ करना पूनम, मैं अपने पेरेंट्स की वजह से शायद यह सब कुछ भूल गया था कि मुझे तुम्हें कोई स्पेशल सरप्राइज़ भी देना है, लेकिन मैं तुम्हें कल इससे भी अच्छा गिफ्ट ला कर दूँगा जो तुम्हें ज़्यादा पसंद आएगा। तुम्हें उस गिफ्ट के पास जाना पड़ेगा। मेरी चिकनी चिकनी बातों में वह आ गई थी और उसकी नाराज़गी भी दूर हो गई थी और वह सब कुछ भूलकर मेरे गिफ्ट के बारे में सोचने लगी। मैंने गद्दे के नीचे हाथ बढ़ाया और उससे कहा कि मैं यह सारे पैसे गद्दे के नीचे रख रहा हूँ। तब उसका चेहरा उतर गया। ऐसा लग रहा था जैसे वह नहीं चाहती थी कि मैं गद्दे के नीचे सामान रखूँ। वह शायद मुझे अपने पास नहीं आने देगी। इस शादी का कोई मकसद होगा, जैसे उसने शादी की, वरना मेरे हाथ आगे बढ़ाने पर वह मुझसे इतनी अजीब नज़रों से नहीं देखती। मेरे दिल में हजारों सवाल आ रहे थे। पूनम कहने लगी, यह तुम क्या कर रहे हो? गद्दे के नीचे क्यों रख रहे हो? उसने मुस्कुराकर मुझसे पूछा। मैंने कहा, तो फिर कहाँ पर रखूं? तो वह कहने लगी, लाओ मैं इसे अपनी अलमारी में रख देती हूँ। उसने मुस्कुराकर जवाब दिया और उसने अपनी अलमारी को खोला, उसमें रख दिया। मैं तो कब सो गया मुझे पता ही नहीं चला। सच पूछो तो मुझे कुछ याद ही नहीं कि मैं कब सो गया मुझे पता ही नहीं चला। जब मैं सुबह उठा तो मेरी पत्नी मेरे सामने बैठी हुई थी और वह मुस्कुराते हुए मुझे ही देख रही थी और मुझसे कहने लगी, जल्दी उठो दिनेश, बहुत देर हो गई है और हमें फैक्ट्री भी तो जाना है। सब लोग हमारा वहाँ पर इंतज़ार कर रहे होंगे और तुम्हारे पेरेंट्स पर यही सोचेंगे कि मैं उनके बेटे उनसे छीन लिया। तो चलो जल्दी उठो, पहले ही बहुत देर हो गई है। उसने यह कहकर गद्दे के चारों तरफ के कोनों को अच्छे से चादर से दबा दिया। मैं वॉशरूम में चला गया। मुझे अपनी पत्नी पूनम का बिहेवियर बहुत अजीब लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वह मुझसे कुछ छुपाने लगी कोशिश कर रही थी। मैं वॉशरूम से वापस आया तो वो बेड पर ही बैठी हुई थी। जैसे ही मेरी नज़र उस पर पड़ी तो वो चौंक कर बेड पर लंबी लंबी लेट गई। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी चोरी पकड़े जाने के डर से मुझसे कुछ छुपा रही है। मैंने उसे पूछा कि पूनम क्या है इस गद्दे के नीचे? तो पूनम कहने लगी, गद्दे के नीचे तो कुछ भी नहीं है। मैं आपसे क्या छुपाऊंगी? मैं क्या इसके नीचे कोई गलत चीज़ रखूंगी या फिर मेरे पास कोई खजाना है जो मैं गद्दे के नीचे दबा कर रखूंगी? मैं तैयार होने लगा तो अचानक ही वह खड़ी हो गई और उसने जल्दी से गद्दे के नीचे से कुछ निकाला और फौरन उसको अलमारी के अंदर रखकर अलमारी को ताला लगा दिया। मैं अब शक में पड़ गया था कि अगर पूनम मुझे कुछ नहीं छिपा रही तो फिर अपने अलमारी में क्या रख रही थी और फिर ताला क्यों लगा दी। यह बात मेरे दिमाग में घूम रही थी। हम लोग एक साथ घर से निकल गए और अपनी फैक्ट्री में जाकर काम करने में बिजी हो गए। रात जैसे ही हो गई पता ही नहीं चला। दिन भर हमने अपने फैक्ट्री में काम किया था और फिर रात के 8 बजे हम दोनों अपने पेरेंट्स के पास गए थे। वो भी हमें देखकर बहुत खुश हो गए थे। मेरी पत्नी ने अपने किसी जानने वालों से एक छोटा सा घर किराए पर ले लिया था जिसमें मेरे माता पिता ठहरे हुए थे, क्योंकि वो हमारे साथ उस घर में नहीं रह सकते थे। जिस घर में हम रहते थे वो मेरी पत्नी का घर था और वह भी बहुत छोटा था। उसमें सिर्फ एक कमरा और छोटा सा आंगन ही था।
अगले दिन मैं किसी काम से घर से बाहर निकला तो रास्ते में मुझे मेरी बिजनौर में रहने वाली एक दोस्त मिल गया था। बंगाल है? वह कहने लगा, तुम तो बड़े ही बदल गए हो। यह बंगाल की लड़की है, होशियार रहना। मैं उसकी बातें सुनकर चौंकाने हो गया। क्या मतलब? तुम्हारा किस चीज़ से होशियार रहूं? उसने कहा, बस ऐसे ही बता रहा हूँ, किसी भी चीज़ से होशियार रहना। उसके बाद सुनकर मैं गद्दे वाली वह बात अपने दोस्त को बता दी, क्योंकि मैं यह बात तो नहीं छुपा सकता था। इसमें ऐसी भी कोई शर्म वाली बात नहीं थी जो मुझे यह बात उसे बताने से रोकते। मेरी बात सुनकर मेरा दोस्त अचानक ही उछल पड़ा और कहने लगा, तुम ठीक कह रहे हो, तुम्हारी पत्नी जरूर गद्दे के नीचे कुछ रखती होगी और फिर गद्दे को भी तुम्हें हटाने से मना करती होगी। मैं अपने दोस्त से कहा कि हाँ, ऐसा ही करती है। तुम ठीक कह रहे हो, शायद यह मेरा वहम ही हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा ही लग रहा है कि आगे का नहीं पता। तो मेरा दोस्त कहने लगा, चलो तुम इससे पहले अपनी पत्नी पर शक करो 2-3 दिन, और तुम इस बात की सच्चाई का पता लगा लो कि वह रात को ऐसा ही करती है या फिर तुम्हें लगता है। मैंने उससे कहा, चलो ठीक है, मैं किसी दिन गद्दा ही उठाकर देखूंगा कि आखिर वह उसके नीचे क्या रखती है। और वह रात को भी सोने से पहले बड़ी अजीब सी हरकतें करती है। मैंने अपने दोस्त को बताया। उसने कहा कि ठीक है, तुम 2-3 दिन उसको आजमा कर देखो, उसके बाद तुम किसी नतीजे पर पहुंच सकते हो। रात हुई तो मुझे किसी और चीज़ से ज़्यादा इंटरेस्ट पूनम की वह बिहेवियर में था कि वह गद्दे के नीचे क्या रखती है। फिर वही हुआ, रात हुई तो पूनम का बिहेवियर अजीब सा हो गया। बाकी सारी बातें तो वो मेरी मानती ही थी, जैसी किसी चीज़ पर उसे कोई एतबार नहीं था, लेकिन गद्दे के साथ वही राज रख रही थी। गद्दा तो वैसे चादर से दबा रही थी जैसे उसके नीचे कोई खजाना हो, और वह अपनी साइड की तरफ वाले गद्दे के साथ ही ऐसा करती थी। मुझसे कहने लगी, दिनेश इधर होकर लेटो, यह क्या कर रही हो? उसने मुझे अपनी जगह से पीछे हटा दिया और कहने लगी, मैं देख रही हूँ कि तुम मेरी जगह पर लेटने की कोशिश कर रहे हो, और मैं इंसान इतना कंफर्टेबल तो नहीं कि एक दूसरे से हर बात कर सके। मैं भी खामोश हो गया और इसी तरह से वो मेरे बाजू पर सर रख कर सो गई और मैं भी सो गया। मैं उठा तो मुझे फिर याद नहीं था कि क्या हुआ। मेरी पत्नी ने किस तरह से सामान गद्दे के नीचे से निकाला और अलमारी में रख दिया और अलमारी को ताला लगा दिया। अब तो यह बात कन्फर्म हो चुकी थी कि वह ज़रूर गद्दे के नीचे कुछ रखती है और फिर रखकर मुझसे छिपाती भी है। अगले दिन मैंने अपनी पत्नी को फैक्ट्री के बहाने बुला लिया और अपने दोस्त को यह बात बता दी। तो उसने कहा कि ज़रूर तुम्हारी पत्नी का कोई ना कोई मकसद होगा। अब तुम्हें उसकी सच्चाई का पता लगाना ही होगा कि वह गद्दे के नीचे क्या रखती है और क्यों रखती है, और उसकी वजह भी तुम्हें ही पता करनी होगी। पहले तो मुझे शक हो गया था कि एक लड़की जिसके पास भगवान का दिया सब कुछ है, वह मुझसे क्यों शादी कर रही है। और फिर इतने कम उम्र की लड़की वह किसी और लड़के से भी तो शादी कर सकती थी। ज़रा सोचो तो सही कि तुम में ऐसी कौन सी खास चीज़ थी कि उसने तुमसे शादी की। कहीं वह कुछ और तो नहीं करना जा रही। कारण की बातें मुझे डरा रही थी। मैंने उससे कहा, तुम्हारा क्या मतलब है कि वह क्या करेगी?
मेरे साथ तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? कारण मेरे बात सुनकर छेड़ने वाले अंदाज में कहने लगा, देखो दिनेश, मैं तुम्हें बेवजह के शक में नहीं डालना चाहता, लेकिन एक बात तो सच है जो मुझे नज़र आ रही है। तुम्हें खुद भी अजीब लगता है कि वह ज़रूर तुम्हारे बेड के गद्दे के नीचे सोने से पहले कुछ रखती है जिसे वह सुबह निकाल लेती है। अगर यह तो तुम पर लागू होता है कि तुम उस चीज़ को किस तरह ढूंढोगे, क्योंकि अगर फिर कोई बात हुई तो फिर तुम्हारा जिम्मेदार कौन होगा? अब तो तुम अपने माता पिता को भी यहाँ पर बुला चुके हो। यह सोचो कि यह लड़की का महीना पहले तुम्हारे लिए बिल्कुल अजनबी थी और आज तुम इस लड़की के साथ एक कमरे में रह रहे हो, खा पी रहे हो और उसके साथ घूम रहे हो, अपने होश को रहे हो। क्या पता वह लड़की कौन है और तुम्हारे साथ क्या करना चाहती है। तुम्हारे सर पर तुम्हारे पेरेंट्स का भी तो जिम्मेदारी है, तुम अकेले तो नहीं हो। कारण ने मुझे अच्छे खासे शक में डाल दिया था। आज मैंने सोचा कि मैं पति होने के नाते अपने इस रिश्ते का इस्तेमाल करूंगा और ज़बरदस्ती घर जाकर गद्दे में उठाकर देखूंगा कि उसके नीचे क्या रखती है, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वो मुझे हर बात के लिए रोज़ मना कर दे और मैं उससे कहने पर रुकता ही चला जाऊं। पति पत्नी के बीच तो कोई राज नहीं होना चाहिए ना। आज मैंने अपने दिल में इरादा कर लिया था और मैं घर जाते ही गदा उठाऊंगा और ज़रूर देखूंगा। जब तक मैंने पीछे पलट कर देखा तो मेरी जान ही निकल गई। मैंने देखा कि मेरी पत्नी वहीं पर मेरे पीछे ही खड़ी हुई सारी बातें सुन रही थी। मुझे उसे देखकर बहुत शर्मिंदगी हो रही थी कि मुझे इतनी बड़ी गलती हो गई। वो मेरे बारे में क्या सोच रही होगी? मैं दिल ही दिल में पछता रहा था। मेरी पत्नी मेरे सारे प्लान जान चुकी थी। अब मैं अपनी पत्नी से यह भी नहीं कह सकता था कि तुम गद्दे के नीचे क्या रखती है, तो तुम्हें उस पर भरोसा करना चाहिए। बजाय परेशान होने के एक काम करना, घर जाते ही गद्दा बेड से हटाकर देखना और कहना कि मुझे बस यही जानना है कि गद्दे के नीचे क्या है। अब तुम अगर इस बात से डरने लगोगी तो वो और तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि औरत के सामने तुम जितना दबकर रहोगे वह तुम्हें उतना ही दबाती चली जाएगी। मेरे दोस्त की बात भी सही थी। अब मैं इसी एहसान में दबा हुआ था कि वो बंगाली है। उसने मुझे शादी कर ली और मेरे माता पिता को भी यहीं बुला लिया। अगर मैं बराबरी करने का तो उसने मुझ पर कोई एहसान नहीं किया था। अगर वह बंगाल से थी और अमीर परिवार से थी, लेकिन शादी तो उसने मुझे पसंद की ही थी ना। ऐसा तो नहीं है कि मैं उसे पसंद के लिए मजबूर किया हो या शादी के लिए ज़बरदस्ती की हो। मैं ज़बरदस्ती करने भी कहाँ जा सकता था, क्योंकि मेरी इतनी औकात ही नहीं थी। पर अगर वह मुझे पति के तौर पर एक्सेप्ट कर चुकी थी तो अब मुझे कोई भी बात छुपानी नहीं चाहिए थी। मेरे दोस्त ने जब यह सारी बातें मुझे समझाया तो मैं तसल्ली मांड हो गया। मैं सोच लिया कि अब मैं उसे साफ साफ बात करूँगा। मेरा दोस्त वहाँ से चला गया और मैं फैक्ट्री के अंदर चला गया। शाम को जब हम दोनों पति पत्नी घर आए तो मेरे अंदाज कुछ बदले हुए थे। मेरी पत्नी ने मुझे देखा तो कुछ भी नहीं बोली। थोड़ी देर के बाद कहने लगी, क्या हुआ है? आप कुछ परेशान लग रहे हो। मैं घबरा गया। मैंने कहा, मैं परेशान तो नहीं हूँ, लेकिन हैरान ज़रूर हूँ। अगर यही कहना चाहता हूँ कि तुम गद्दे के नीचे क्या रखती हो। तो वह कहने लगी, मैंने सब कुछ सुन लिया है। अपने दोस्त से जो भी बात आप कह रहे थे, अपनी पत्नी की बात सुनकर मैं शर्मिंदा होने के बजाय अपनी बात पर ही
अड़ गया। मैंने कहा, हाँ तुमने सही सुना है, आखिर इसमें बुरा ही किया है। मैं अपने दोस्त को ये सारी बातें नहीं बता सकता क्या? मुझे खुद बता दो कि तुम गद्दे के नीचे क्या रखती हो। इस कमरे में जो कुछ भी है, क्या उस पर मेरा हक नहीं है? मेरी पत्नी हंसकर कहने लगी, अरे तुम्हें किसने कहा कि तुम गद्दे के नीचे ना देखो? मैं तो एकदम ही गद्दे का बिस्तर हटाया और उसके बाद गद्दे भी हटाकर ज़मीन पर रख दिया। बेड पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ था। सच में इसके नीचे तो कुछ भी नहीं था। मैंने अपनी पत्नी से कहा, हाँ मगर तुम रात को ज़रूर कुछ रखती हो, झूठ मत बोलो। वह कहने लगी, दिनेश देखो, मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है। मैं अगर गद्दे के नीचे कुछ रखूंगी तो तुमसे क्यों छुपाऊंगी? तो तुम्हें क्यों नहीं बताऊंगी? चलो, अगर तुझे मुझ पर यकीन नहीं होता तो अगली बार जब मैं रखूंगी तो तुम खुद ही देख लेना। उसी टाइम मुझसे पूछता कि मैं ये क्या कर रही हूँ और क्यों रख रही हूँ। मैंने कहा, चलो अच्छा है, यह भी अच्छा है। उम्मीद है कि अब तुम मुझसे कुछ छुपाओगी नहीं। पर उस दिन के कुछ दिन बाद तक हमारी शादी का 1 महीना गुजर गया था, पर मुझे कमरे में आते ही नींद आ जाती थी और इतनी तेज नींद आती थी कि जब मेरी आँख खुलती तो सुबह हो जाती और मैं यही सोचता रह जाता कि आखिर मैंने रात कब और कैसे गुजारी। मुझे तो यह भी नहीं याद कि नींद कैसे आई। मुझे तो यह भी याद नहीं कि जब मैं घर पर आया तो रात का खाना कब खाया और क्या खाया। अब मुझे परेशानी होने लगी थी। मैं किसी तरीके पर भी अपने साथ ऐसे बिहेवियर बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मुझे पता लगाना ही था कि आखिर कमरे में आते ही मुझ पर नींद क्यों सवार हो जाती है। मैंने सोचा कि शायद मेरी पत्नी मुझे चाय में कुछ मिलाकर दे रही होगी या मेरे साथ कुछ ऐसा कर रही है जिससे मुझे नींद आ जाती और मैं गहरी नींद में सो जाता हूँ। मैं बहुत परेशान कि मैं पता लगा सकूँ आखिर मेरे साथ क्या होता है, पर मैं इस कोशिश में नाकाम रहा। मैं सारा दिन समाधान खोजते रहा और सावधान भी रहता कि अपनी पत्नी के हाथ से कुछ भी न खाऊं न पीऊं। बल्कि एक दिन तो ऐसा हुआ कि मैं बाज़ार से ही खाना लेकर आ गया था और हम दोनों ने वही खाना खाया। उस दिन मैं जब घर के अंदर दाखिल हुआ तो मुझे आते ही नींद सवार होने लगी थी। लेकिन इस सब में अच्छी बात यह थी कि उस दिन मेरी सुबह के 6 बजे ही आँख खुल गई थी। सुबह को जब मैं उठता था तो मुझे बहुत अच्छा महसूस होता था। फिर रात की किसी भी बात के बारे में सोच ही नहीं पाता था। मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने काम पर ध्यान दिया करता था और मेरी पत्नी भी ऐसी ही थी। वह मेरे साथ फैक्ट्री जाती थी और अपने काम में दिन भर बिजी हो जाती थी और रात को घर में आते ही वह हम दोनों के लिए खाना बनाती थी। मैं भी कभी कभी उसके काम में उसका हाथ बटा दिया करता था। आखिर में अपनी पति से पूछने पर मजबूर हो गया। मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार और मोहब्बत से पूछा, मेरी जान मुझे बता दो कि तुम ऐसा क्या जादू करती हो कि मैं कमरे में आते ही मुझे नींद आ जाती है और गद्दे वाली बात को तो मैं भूल ही गया हूँ। तुम गद्दे के नीचे क्या रखती थी? मेरी बात सुनकर वह हंसने लगी और कहने लगी, देखो अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम पर कोई जादू टोना किया है तो यह गलत है। जादू से तो मैं दूर भागती हूँ, बल्कि मैं तो ऐसे लोगों से नफरत करती हूँ, ऐसी चीज़ों पर विश्वास करते हैं। हाँ, पर एक जादू मैंने तुम पर किया है। मैंने घबराते हुए अपनी पत्नी से पूछा कि क्या छुपा रही हो? मुझे तो कुछ दिनों से ऐसा ही लग रहा था
कि मैं किसी जादू टोने के असर में आ गया हूँ। देखो, तुम दूसरे शहर के लोगों को अलग आदतें होती हैं, रोज रात को देर से घर वापस आते हैं, जबकि हमारे शहर में ऐसा नहीं होता। यहाँ के सारे मर्द जल्दी ही घर में आ जाते हैं और अपने परिवार के साथ ही सो जाते हैं। यहाँ के मर्द रातों को देर तक दोस्तों के साथ भी नहीं बैठते, बल्कि रात देर तक घर से बाहर भी नहीं निकलते और औरतें भी घर से बाहर नहीं निकलती, जबकि बच्चे पर भी पाबंदी लगाई जाती है। सब लोग रात को 8 बजे तक ही सो जाते हैं और सुबह को 6 बजे तक उठ जाते हैं। दरअसल मैंने सुना है दूसरे शहर के लड़के और आदमी रात की 1 या 2 बजे ही घर में घुसते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ का तरीका बहुत अलग है। यहाँ पर अपने तरीके से ही चल रहे थे। जब हम दोनों फैक्ट्री से आते थे तो आप खाना खाने के बाद यहाँ से चले जाते थे और मैं घर में अकेली हो जाती थी और आपका इंतज़ार करती रहती थी। मुझे आपको यह तरीका बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। मेरी बात पर नाराज़ मत होना, लेकिन बात यही है कि आपका तरीका बहुत गलत था। आपको रात को घर में होना चाहिए और अपनी पत्नी का ख्याल रखना चाहिए। वैसे तो आप मेरे साथ घर के काम में भी हाथ बटाते हैं, लेकिन आपको अच्छा लगेगा, उसने नज़रें चुराते हुए कहा। तो बस यह सब कुछ मैंने इसलिए ही किया। मेरी तो सिर्फ यह कोशिश थी कि आप रात को जल्दी घर में आ जाओ और जल्दी ही सो जाया करो। इस शहर में क्राइम बहुत ज़्यादा है। मैं नहीं चाहती थी कि मेरा पति भी किसी गलत काम में पड़ जाए और फिर लोगों उसे मुश्किल में डाल दें। हम लोग मामूली से लोग हैं। अगर हमें अपनी ज़िंदगी आसानी से जीनी है तो हमें अपना तौर तरीके बदलने पड़ेंगे, और मैं यही कर रही थी। आपके गांव में ऐसा होता होगा कि आप रात को देर से घर वापस आते होंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ रात हो जाने के बाद कोई बच्चा भी घर से बाहर नहीं निकलता। तभी तो यहाँ पर हर कोई इंसान सुबह जल्दी उठकर अपने काम में लग जाता है और शाम को जल्दी फ्री होकर अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और फिर सो जाते हैं। और रही बात आपकी नींद की, तो मैं एक अलग तरह की कॉइन जलाती हूँ जिससे मच्छर तो भागते ही हैं, साथ ही साथ आपकी उसकी खुशबू से हम दोनों को गहरी नींद भी आ जाती है। अगर आपको यह लगता है कि आपके सोने के बाद मैं कहीं जाती हूँ या किसी से मिलती हूँ, कोई और काम करती हूँ, तो यह बिल्कुल भी गलत है। तो रात को मैं इसी टाइम पे सो जाती हूँ और यही इस कमरे में ख़ास बात है। मैंने यह सब कुछ जानबूझ कर किया ताकि हम दोनों की ज़िंदगी में आसानी हो। और देखो, छोटी मोटी बात पर शक मत किया करो। अगर तुम माँ से पूछ लेते तो मैं तुम्हें साफ साफ बता देती, लेकिन तुमने सबसे पहले यह बात अपने दोस्त को बताई, उसके बाद मुझसे सवाल किया। अपनी पत्नी की बात सुनकर मैं शर्मिंदा हो गया था। सच में हम कभी कभी ऐसे ही करते हैं, छोटी से छोटी बात को दिल पर सवार कर लेते हैं और फिर इसी के बारे में सोचते सोचते एक छोटी सी बात का इशू बन जाता है और यही इशू हमारे रिश्ते की सारी खूबसूरती को तहस नहस कर देते हैं। मैं आप सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको किसी पर थोड़ा सा भी शक हो तो आप उसे सामने बैठकर बात को क्लियर कर ले। कभी कभी अपनी पत्नी पर या अपने पति पर शक न किया करो, वरना आपकी हंसती मुस्कुराती जिंदगी हो बर्बाद हो सकती है। शक ऐसी चीज़ है जो लोगों के घर क्या सारी ज़िंदगी को ही उजाड़ देती है। भगवान का शुक्र है कि मेरी पत्नी समझदार थी और उसने मुझे समझाने के लिए नया तरीका अपनाया था।